तो इन द लास्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग आइसोमेरिज्म, राइट। तो लास्ट क्लास में जो है हम आइसोमेरिज्म की बात कर रहे थे एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस द जीओसी पार्ट, राइट। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो है हमें डिस्कस करना है। इन द जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी हैव टू डिस्कस reagents, types of reagent, then after we discuss the types of electronic effect, then after we have to discuss some reaction intermediate as well। तो इसमें जो है कुछ इन सारी चीज़ों पे बात करनी है। एंड बिफोर डैट लेट मी टेल यू वन थिंग, और जो काफ़ी ज़रूरी भी है कि हम जो है बहुत ही कम समय में काफ़ी चीज़ों को कवर कर रहे हैं, तो इसलिए कुछ काम आपका भी रहता है। तो इसलिए आप जो है रिवाइज करें रेगुलरली, जो चीज़ें आपने पढ़ ली थी और जो टेक्निक्स और शॉर्ट ट्रिक्स हम आपको बता रहे हैं इसमें, उनका जो है एडवांटेज तभी आपको मिल पाएगा। क्योंकि यू नो डैट कि हम सारी चीज़ें जो है इसमें हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज़ जो है ऑलमोस्ट 2 या 3 महीने में कवर अप हो रही है उसको हम 2-3 क्लासेस में फिनिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो है कुछ ना कुछ चीज़ें तो लैक करेंगी। तो फॉर डैट यू हैव टू रिवाइज योर नोट्स, ओके, सो यू कैन फोकस ऑन द क्वेश्चंस एंड द कॉन्सेप्ट जो हम विद इन शॉर्ट टाइम जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उन पे जो है आप कॉन्सेंट्रेट कर सको। ओके, तो जैसे मैंने बताया था कि वी हैव टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ रिएजेंट, ओके, कि हमें टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स पे बात करनी है। देन वी हैव टू फोकस ऑन द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द रिएजेंट पार्ट, राइट, कि अगर हम रिएजेंट पार्ट की बात करें तो रिएजेंट में जो है फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस and we know that कि there are 2 types of reagent, one is electrophile and another is nucleophile। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे हम reagents को डिफाइन करने की बात कर रहे हैं, तो reagents जो है बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, one is electrophile and another one is nucleophile। तो this particular word file, जो वर्ड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, the meaning of file is loving, it means that electrophile means electron loving। ओके, तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन लविंग, तो डेफिनेट सी बात है कि किन स्पीसीज को हम इलेक्ट्रॉन लविंग के रूप में जो है देखेंगे, तो बेसिकली विच स्पीसीज, द स्पीसीज विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होंगी उनकी अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज की हम बात करेंगे कि वो जो है इसमें आएंगी। उसके अलावा जो है इसमें अगर हम बात करें तो कैटायंस हम ले सकते हैं, और कैटायंस के साथ साथ हम उन स्पीसीज को भी लेंगे विच है वैकेंट ऑर्बिटल्स, या जिनकी ऑक्टेट जो है इनकम्प्लीट हो। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वालों को भी इसमें लेंगे, कैटायन को भी लेंगे, और उसके अलावा जो है कुछ और भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे लेट्स सपोज दैट CO2 हो गया, SO3 हो गया, देन आफ्टर कार्बोकेटायन हो गया, तो उसको लेंगे। उसके अलावा अगर हम फिगर आउट करें देन आफ्टर जैसे CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन हो गया, नाइट्रीन हो गया, राइट। तो ये जो हमारे सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये जो है हम किस में काउंट करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स में। तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स भी लेंगे और इसमें कार्बोकेटायन वाले को भी हमने लिया है। तो इन सब की अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल में काउंट होंगे, बिकॉज वी नो डेट कि इन दीज एग्जाम्पल द सबस्टांस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो अगर सबस्टांस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो डेफिनेटली जो है डेट विल नोन एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कैन बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सो यू कैन सेड द CO2, SO2, इवन यू कैन ऐड द बोरॉन कंपाउंड एज वेल। जैसे बोरॉन के कंपाउंड है, इवन एल्यूमिनियम की हैलाइड्स हैं, ओके, जो कि ऑर्गेनिक में फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं, तो ये जो है हमारे एक्ट करेंगे इलेक्ट्रोफाइल के जैसा है। तो इन टर्म्स ऑफ डेट यू कैन सिंपली सेंस इट लाइक डेट कि ये जो है कुछ एसिड जैसे दिखते हैं, कि जैसे जो हमारे सबस्टांस एसिड होते हैं वो बेसिकली जो है किसके जैसा एक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा। नाउ इन अदर वे इफ यू वांट्स टू टॉक अबाउट द न्यूक्लियोफाइल, तो इट इज क्वाइट सिंपल, न्यूक्लियस लविंग। तो न्यूक्लियस लविंग जो है, अगर हम सिचुएशन की बात करें तो न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इट मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्टेड हो, और ऐसी कौन सी स्पीसीज होगी जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्टिव होगी, तो डेट इज क्वाइट सिंपल कि जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्टिव होगी डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन रिच ही होगी। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो होंगी हमारी, वो जो हैं न्यूक्लियोफाइल के जैसा एक्ट करेंगी। एग्जाम्पल में जो हमारे एनायंस हैं, राइट, तो एनायंस को हम लिख सकते हैं। उसके अलावा द मोल न्यूट्रल में जो है अगर हम बात करें तो विच हैव लोन पेयर, तो न्यूट्रल में जो है लोन पेयर वाले हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम कंसीडर कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जैसे न्यूट्रल में यू कैन राइट अमोनिया, H2O, ओके, उसके अलावा एल्कोहल आप लिख सकते हैं। और अगर हम इसमें एनायन की बात करें तो जैसे X- है,
RO माइनस है, RCO माइनस, इनफैक्ट जितने भी एनायन है यू कैन ऐड दैट दोज एनायंस, बट इन द अदर वे इफ यू वांट्स टू फिगर आउट कि इसमें जो है इनका रोल क्या है, कि पर्टिकुलरली जैसे एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस या रोल ऑफ दीज टू टर्म्स, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की जब हम बात करें तो एक्चुअल में इनका मतलब क्या है या ये रिएक्शन में करते क्या है। तो रिएक्शन में करते हैं कि जैसे यहाँ पे क्लियरली वी कैन सी दैट कि इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये जो है अपने नेचर के अकॉर्डिंग जो है सबस्ट्रेट पे अटैक करेंगे। सबस्ट्रेट से मेरा मतलब है कि जो हमारा सबस्टांस होगा जिस पे रिएक्शन हो रही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फॉर द हिंट अगर आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे लेट्स सपोज दैट कि हमने इसको लिया, ओके तो ये हमारा ये मे बी एल्डिहाइड और कीटोन जो है कुछ भी ले सकते हो कि एल्डिहाइड भी हो सकता है कीटोन भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम पोलैरिटी को ऑब्जर्व करें तो दिस ऑक्सीजन है पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड दिस कार्बन है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इस मॉलिक्यूल पे कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो डेफिनेटली वो उस पोजीशन की तरफ जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है इट विल अटैक ऑन दैट ऑक्सीजन एटम। वही ऑन द अदर हैंड जो है अगर कोई न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो कहां पे अटैक करेगा, तो डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल को तो वहां जाना होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो, जहां पे इलेक्ट्रॉन कम हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक एट दिस पर्टिकुलर सेंटर। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है इधर होगा और वहीं अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा तो वो इधर आएगा। ओके, अटैकिंग की बात चल रही है, ठीक है। हम यहाँ अभी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के एरो को शो नहीं करें, जस्ट वी आर showing the attacking site for the electrophile and for the nucleophile in two different conditions। तो यहाँ पे जो है दो डिफरेंट कंडीशन में आपको बस ये बताया जा रहा है कि न्यूक्लियोफाइल किसी सबस्ट्रेट पे जो है कहाँ अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे करेगा। तो ये जो रिएजेंट्स हैं इनका जो बेसिक सा रोल है बहुत ही सिंपल और क्लियर है कि रिएजेंट्स जो है हमारी रिएक्शंस में हमें ये बताने में हेल्प करते हैं कि रिएक्शन को शुरू कहाँ से करें, और ये जो है हमें हिंट मिलता है रिएजेंट को पता करके कि व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएजेंट, ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है। एंड इन द अदर वे उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमें दिया हुआ है जिसके ऊपर रिएक्शन होने वाली है उसमें कैसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कौन कौन से ऐसा सेंटर है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है, कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल डिसाइड द लोकेशन और द साइट एट विच द इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल विल अटैक। ओके, तो इन दैट रेफरेंस दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन कि इसमें जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन है और इसमें जो है हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी को ऑब्जर्व करना है। ओके, जैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी इसको लेके जैसे बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट में। मैं बहुत सिंपल भाषा में इसको बता देता हूँ कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में कैसे हम डिफरेंस ऑब्जर्व करेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो एक काइनेटिक प्रॉपर्टी है एंड द बेसिसिटी इज ए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक्स इज दैट कि जब हम न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द रेट कि कितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, और जब हम बेसिसिटी की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस हम इलेक्ट्रॉन के इकट्ठा होने की बात करें कि कितना इकट्ठा है, कितना जो है उसमें कलेक्टेड वाली सिचुएशन है या स्टोरेज, जो भी जिस भाषा में भी आप उसको ले सकते हैं। तो इन सिंपल न्यूक्लियोसिटी की बात जब न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करते हैं तो वी आर ऑब्जर्विंग द रेट कि वो जो है कितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो जिसमें स्पीड ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और डेफिनेटली एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो है जिसमें ज़्यादा होगा डेट विल हैव द हायर बेसिसिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेट यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, तो उसके बेसिस पे आपको आंसर देना है कि इसमें जो है क्या आंसर होना चाहिए। और अगर इफ़ यू हैव मोर प्रॉब्लम रिलेटेड टू द न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल देन आई विल एक्सप्लेन वन मोर थिंग रिलेटेड टू डेट कि कैसे जो है हम इसको और देखेंगे। जैसे लेट्स सपोज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द एल्कोहल मॉलिक्यूल। जैसे एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल में जैसे हमारा CH3O माइनस है, उसके बाद C2H5O माइनस है, देन आफ्टर उसके बाद इसी तरीके से अगर हम कार्बन चेन लेंथ बढ़ाते रहेंगे तो उससे जो है क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसमें देखो डाउन द ग्रुप जो है बेसिसिटी जो होगी वो इंक्रीज होगी क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज बढ़ेगा बिकॉज दिस ग्रुप्स आर प्लस आई ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, तो इस वजह से बेसिसिटी इंक्रीज होगी। लेकिन साइज बढ़ने से जो इसकी स्पीड है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑन द अदर हैंड अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है डिक्रीज होगी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी विल डिक्रीज। ओके, तो यहां पे जो है जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी घटेगी अगर सेम एटम पे चार्ज है तो। ओके,
और वहीं जो है अगर हम बेसिसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे बेसिसिटी जो है इंक्रीज हो रही है, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू द साइज जो है एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज भी बढ़ रहा है। एंड ऑन द अदर हैंड जैसे लेट्स सपोज दैट वी आर कंपेयरिंग विद दिस CH3O- एंड CH3S-। अब आपसे पूछा जाए कि किससे इलेक्ट्रॉन लेना ज़्यादा आसान है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सल्फर से इलेक्ट्रॉन लेना ज़्यादा आसान है, तो डेफिनेटली विच विल हैव द हायर रेट फॉर द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन यू विल से दैट कि दिस विल हैव द हायर रेट, बिकॉज यहाँ सल्फर से इलेक्ट्रॉन लेना है और यहाँ ऑक्सीजन से लेना है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा कि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इससे ज़्यादा होगी, बट बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, जस्ट अपोजिट टू डेट, जस्ट उसका उल्टा। तो इट मीन्स दैट कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आ रहा हो वैसा जरूरी नहीं है कि वैसा ही ऑर्डर किसका हो, बेसिसिटी का हो। दोनों अपोजिट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि सेम हो, ठीक है। तो कुल मिला के जो है अल्टीमेटली अगर हम कंक्लूजन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दैट कि here this particular part have the higher nucleophilicity with respect to this, because here the negative charge on the sulfur। तो जब हम इलेक्ट्रॉन लेने की स्पीड की बात करेंगे तो this will easily give the electron, and if we are talking about the accumulation of charge on the atom then we will say that कि this will have the higher basicity। तो यहाँ पे बेसिसिटी इसकी ज़्यादा बट न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी ज़्यादा है। वहीं जो है इसमें देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है Cn- वाला, कि Cn- जो है वो ज़्यादा पावरफुल न्यूक्लियोफाइल होता है किससे, OH- आयन से। ये न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात हो गई। ओके, ये हम न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें, आई एम जस्ट राइटिंग द हाफ ऑफ इट। देन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बेसिसिटी देन द ऑर्डर विल बी रिवर्स। तो बेसिसिटी में एकदम रिवर्स ऑर्डर है। तो बेसिसिटी में जो है कौन ज़्यादा बेसिक होगा, तो इसमें जो है OH- आयन ज़्यादा बेसिक होता है। तो हेयर द नेगेटिव चार्ज इन एक्चुअल वे, द नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम। एक्चुअल में जो है नेगेटिव चार्ज यहाँ पे किस पे होता है, कार्बन एटम पे होता है। तो यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन लेने की बात करते हैं तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेना जो है ज़्यादा इजी है विद रिस्पेक्ट टू OH-, तो डेट्स वाई जो है हेयर Cn- जो है डेट हैव हायर न्यूक्लियोफिलिसिटी विद रिस्पेक्ट टू द OH-, बट ऑन द अदर हैंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिसिटी देन वी विल से डेट कि OH- आयन विल हैव द हायर बेसिसिटी विद रिस्पेक्ट टू Cn-। ओके, तो ये जो है हमारा इसमें इसका रिलेशन हो गया, और ये हमने साइज के बारे में भी आपको बता दिया कि किस तरीके का होता है। तो अब इसका आंसर जो है आपको क्विकली देना है कि क्या इसमें आंसर हो सकता है। तो क्विकली इसका आंसर बताइए कि क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और इसमें जो है हमको बताना है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो इसमें देखो ये तो क्लियर है कि CH3- कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इधर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेना सबसे इजी है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से वी कैन सिंपली से दैट कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेना सबसे आसान है, तो इसका जो है न्यूक्लियोफिलिसिटी तो सबसे ज़्यादा होगा। देन आफ्टर वी विल से दैट कि उसके बाद क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन वाला आ जाएगा। तो ये तो क्लियर हो जा रहा है कि आंसर तो यही होगा। बट पॉइंट ये आता है कि इन दोनों में जब हमने सिलेक्शन करना था तो इन दोनों में जो है हमने A को ज़्यादा लिया है B से। ओके, OH- आयन हैव द हायर न्यूक्लियोफिलिसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो अगर OH- आयन की न्यूक्लियोफिलिसिटी उससे ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा, तो एक तो बड़ा सिंपल सा रीजन है कि अगर हम दोनों के साइज को भी रिलेटिवली कंपेयर करें तो OH- आयन जो है स्मॉलर है, तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ रेट जो है थोड़ी ज़्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस। ओके, तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है यहाँ पे। तो इसके बेसिस पे जो है हम यहाँ बोलेंगे कि CDAV जो है ये जो ऑर्डर है डेट इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ से जो है हमारा कॉन्सेप्ट समराइज होता है किसका, न्यूक्लियोफिलिसिटी और इलेक्ट्रोफिलिसिटी का। उसमें लेकिन हम एक क्वेश्चन को और ऐड करेंगे। ओके, तो जैसे ये है हमारे पास, तो इसमें जिससे आपसे पूछा गया है कि ये 4 स्पीसीज है जिसमें से आपको उसको चूज करना विच कैन एक्ट एज बोथ, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा भी एक्ट कर सके और न्यूक्लियोफाइल के जैसा भी एक्ट कर सकता हो। तो ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो दोनों के जैसा एक्ट कर सकती है, तो इस स्ट्रक्चर को देख के आंसर दीजिए कि कौन सा आंसर होना चाहिए इसमें। और इसको जो है वेक्टर ऑब्जर्वेशन के लिए आप इसको कंप्लीटली ड्रॉ कर लें, मतलब विद बॉन्ड, क्योंकि कई बार जैसे ऐसा लगता है कि क्लियर नहीं हो रहा, तो आप इसको पूरा बॉन्ड के साथ जो है क्लियरली जो है ड्रॉ करने के बाद फिर एक्सप्लेनेशन जनरेट करें कि क्या होगा। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे तो जो है इसके पास सिर्फ लॉन पेयर है, तो ये तो न्यूक्लियोफाइल के जैसा ही एक्ट करेगा। और दूसरा इनकी ऑक्टेट भी कंप्लीट है, तो देयर इज नो इशू विद द न्यूक्लियोफिलिक नेचर। ओके, यहाँ पे भी जो है ये न्यूक्लियोफाइल ही होगा, ये भी जो है न्यूक्लियोफाइल भी होगा। बात करते हैं इसकी, थोड़ा सा अलग है ये, अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। तो क्लियरली
In this particular example, you can clearly say that कि this particular end is nucleophilic in nature. ये तो जो है न्यूक्लियोफिलिक है नेचर में, ओके। और ये जो सेंटर है ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक है, और यहाँ पे जो है आप इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो है आप पाई बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करने के लिए नाइट्रोजन पे यू कैन क्लियरली माइग्रेट दीज इलेक्ट्रॉन टू द नाइट्रोजन। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है अगर हम बात करें तो ये वाला एंड जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक है, ओके। ये वाला जो एंड है कार्बन वाला, और जो नाइट्रोजन वाला एंड है वो न्यूक्लियोफिलिक है। तो इसमें दोनों तरीके के एंड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक भी और न्यूक्लियोफिलिक भी, ओके। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू कि दोनों बातें जो है इसमें क्लियर हो रही होंगी। तो जो है हमारा राइट या करेक्ट ऑप्शन जो है कौन सा होगा, सी ऑप्शन। देन आफ्टर वी विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। तो अगर हम एक क्वेश्चन को और इंक्लूड करें जिसमें न्यूक्लियोफाइल्स या न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात हो रही है, तो इसमें आपको आंसर जनरेट करना है कि क्या आंसर होगा, ओके, इन दीज 4। तो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर फॉर द न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए जो है करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए इसमें, जैसे यहाँ पे Cn माइनस का सबसे ज़्यादा होगा, डेट इज़ करेक्ट। देन आफ्टर यू विल से डेट CH3O माइनस, और फिर इसके बाद इनको लोगे, क्योंकि यहाँ पे जो है जो चार्ज है वो डीलोकलाइज्ड हो जा रहा है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से यहाँ चार्ज डीलोकलाइज्ड हो जा रहा है, तो डेट्स वाई जो है वी विल से डेट द करेक्ट आंसर विल बी डी। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी होगा। थर्ड जो है वो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी रखेगा, देन आफ्टर सेकेंड, ओके, देन आफ्टर जो है फर्स्ट, देन लीस्ट होगा फोर्थ। So that will be our right answer. Then we will move to the next question. Okay, और next question जो है वो उसमें हमें मूव करना है किसमें, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में। So before we move to the electronic effect, तो first of all we understand कि what is electronic effect and what is the role of electronic effect in the organic reactions. तो we know that कि electronic effect में जो है हम टोटली जो है 4 तरीकों की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में जो है देर आर पॉसिबली 4, उसके अलावा 1-2 और भी हम नाम इसमें लिखते हैं, बट सिंपली वी विल राइट डेट कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वी विल स्टडी इंडक्टिव, देन सेकेंड वन इज रेजोनेंस, देन आफ्टर द थर्ड वन इज हाइपर कॉन्जुगेशन, and the last one is electromeric। इसके बाद एक इफेक्ट और लिखते हैं इंडक्टोमेरिक। अब इंडक्टोमेरिक की अगर हम बात करेंगे तो इंडक्टोमेरिक में जो है इस तरीके की सिचुएशन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इंडक्टोमेरिक इफेक्ट को भी जो है हम ले सकते हैं। बेसिकली ये जो 3 है शुरू के जिनको हमें स्टडी करना है, दे आर परमानेंट, तो परमानेंट इफेक्ट है। तो यहाँ पे परमानेंट इफेक्ट का मीनिंग ये है कि इनकी वजह से जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो भी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो है चेंजेस होंगे, डेट विल रिमेन परमानेंट। उसमें जो है कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे के वैसे ही रहने वाले हों, कि उन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसमें जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें कि क्या रोल है इनका, रोल क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात करें तो रोल ये, जैसे मैंने सिंपली एक सेंटेंस में उसको कंक्लूड भी किया है कि जैसे हमें कोई भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूल में जो है हमें कैसे पता चलेगा कि क्या बॉन्ड लेंथ है, क्या बॉन्ड ऑर्डर है, उसके अलावा कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ज़्यादा है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमें कैसे पता चलेगी, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ डेट कि वी शुड रिएक्ट द सबस्ट्रेट विद रिएजेंट, कि जो रिएजेंट और सबस्ट्रेट के बीच की रिएक्शन इट विल डिसाइड ऑन डेट कि व्हाट इज द या व्हाट आर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज या व्हाट आर द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, और इन अदर वे यू कैन से डेट कि इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल के अंदर वो किस तरीके से और कहाँ कहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली अरेंज हैं, ये हमें आइडिया जो है इससे ही मिलेगा। और इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट से जो है आपको पता चलेगा कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो है। तो लेट्स सपोज दैट कोई अप्रोचिंग जो हमारा रिएजेंट है अगर वो इलेक्ट्रोफाइल है तो उसको हम कहाँ भेजेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच होगी साइड। इफ अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है, इफ वी हैव द न्यूक्लियोफाइल देन वी विल चूज द साइड वेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लीस्ट। तो ये पूरा जो कहानी है या जो पूरा ऑब्जर्वेशन इट विल डिपेंड ऑन डेट कि हमारा जो रिएजेंट है वो कैसा है और दूसरा जो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मॉलिक्यूल में वो किस तरीके की, ये दोनों ही चीजें मैटर करती है।
और इन दोनों के बेसिस पे ही जो है हम रिएक्शन के पाथ को डिसाइड करते हैं। ओके, तो कुल मिला के जो है यू कैन से डेट कि ये जो है मैकेनिज्म को ड्रॉ करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी टॉक अबाउट द इंडक्टिव इफेक्ट, कि अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में जैसे बेसिक लेआउट आपको पता होगा, ये एक परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट बिकॉज इट विल बी बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बॉन्डेड एटम, कि यहाँ पे जैसे लेट्स सपोज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन एंड क्लोरीन, तो यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो है एक displacement of electron because of the difference in electronegativity, and this chlorine have the partial negative charge and this carbon have the partial positive charge। तो यही जो हमारे partial charge generate हुए हैं because of the difference in the electronegativity, that is known as inductive effect। इसी को जो है क्या बोलते हैं, हम inductive effect बोलते हैं। तो obvious सी बात है कि कार्बन जो है अगर किसी ऐसे एटम से जुड़ा है जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ऐसे ग्रुप को जो है हम क्या बोलते हैं, माइनस आई। सिमिलरली अगर कार्बन जो है किसी मेटल से जुड़ा है, लेट्स सपोज दैट कि अगर वो जिंक से जुड़ा हुआ है, ओके, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से, तो इन दैट सिचुएशन दिस विल हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड दिस विल हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे ग्रुप को जो हम क्या बोलते हैं, प्लस आई ग्रुप बोलते हैं। तो बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट जो है हमारा दो पार्ट में जो है डिवाइड हो जा रहा है, प्लस आई और माइनस आई में। एंड द अदर थिंग इज दैट इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, and after 3 and 4 carbon atom the effect will completely disappear। it means that कि जैसे let's suppose that हम बात करें कि हमारे पास ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, तो इसके ऊपर अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव की वजह से इस पे भी हल्का सा पोलराइजेशन हो जाएगा, तो इस पे भी थोड़ा सा जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इसके ऊपर भी आएगा। और आफ्टर 3 कार्बन एटम 2 and 3 कार्बन एटम इट विल कंप्लीटली डिसअपियर, एंड इट मीन्स दैट यू डोंट हैव टू कंक्लूड दिस पर्टिकुलर इफेक्ट आफ्टर 3 and 4 एटम्स। तो 3-4 आइटम के बाद जो है आपको इसको कंक्लूड नहीं करना, आप सिंपली इसको इग्नोर कर सकते हो। अब जो है जो कार्बन पे पॉजिटिव दे दे या इलेक्ट्रॉन खींचे कार्बन से, वो है माइनस आई वाले, और जो इलेक्ट्रॉन दे दें वो है प्लस आई वाले। अब देखो कौन क्या है ये तो हमें पता चल गया, लेकिन ये जो ग्रुप है ये कैसे कैसे होते हैं। जैसे हम बात करें प्लस आई वालों की, तो प्लस आई में जो है सबसे पहले अगर हम बात करें तो O माइनस, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दैट इज द मोस्ट पावरफुल प्लस आई ग्रुप। हाँ, इससे भी ज़्यादा अगर आपको लेना है तो इसमें जो है आप थोड़ा सा पीछे जा सकते हैं नाइट्रोजन की तरफ, तो उसका जो है यूज कर सकते हो, ठीक है। तो नाइट्रोजन की तरफ जाके अगर आप इसका यूज करोगे कि कैसे जो है उसको फिगर आउट करोगे, तो यू विल से डेट N माइनस सबसे ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद O माइनस, ये बॉन्डिंग हो जाएगी कार्बन से, देन आफ्टर जो है CO माइनस आ जाएगा तीसरे नंबर पे, देन आफ्टर R3 हो जाएगा टर्सरी एल्काइल ग्रुप। उसके बाद जो है अगर हम बात करेंगे देन आफ्टर अगर हम इसमें फर्दर देखें तो फिर जो है सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इट विल बी लाइक दिस। अगर हम यहाँ पे कनेक्टिविटी के बेसिस पे देख रहे हैं तो ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन ले लेते हैं, जैसे लेट्स सपोज दैट इट इज़ R, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये हो जाएगा, इसके बाद जो है इससे भी कम हो जाएगा 2R वाला, फिर इससे भी कम हो जाएगा 1R वाला, और सिंपल फिर उसके बाद आ जाएगा CH3। अब इसमें भी जैसे अगर हम ड्यूटेरियम वगैरह को इंक्लूड करें तो CD3 का जो है ज़्यादा होता है CH3 से, और CD3 से ज़्यादा होगा CT3 का, क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो है एबिलिटी ज़्यादा होती है ट्रीटियम में ड्यूटेरियम से, ड्यूटेरियम में ज़्यादा होती है किससे, CH3 से। तो ये तो हमारे प्लस आई ग्रुप हैं, ओके। अब प्लस आई के बाद जो है अगर हम बात करें माइनस आई ग्रुप के बारे में कि माइनस आई ग्रुप जो है कौन कौन से हैं और उनको कैसे डिफाइन करेंगे, ओके। तो इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस आई ग्रुप को। तो माइनस ग्रुप में सबसे पहले जो है अगर हम बात करें तो NR3+, ये जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद जो है इसमें हम लिखेंगे NH3+, देन आफ्टर जो है इसमें हम लिखेंगे NO2, देन आफ्टर उसके बाद जो है हम लिखेंगे C+N, उसके बाद जो है हम लिखेंगे COOH, उसके बाद जो है हम हेलोजन को लिखेंगे, ठीक है। हेलोजन के बाद जो है हम फिर लिखेंगे इसमें OH को, सॉरी OR को, देन आफ्टर OH को, उसके बाद जो है SR को। तो इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप हैं ये बेसिकली एक्ट करेंगे। इसमें जो है pH को भी आप लिखोगे, pH भी जो है एक माइनस आई ग्रुप है, ओके। तो इसमें जो है इससे कम होगा डबल बॉन्ड और pH से ज़्यादा होगा ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो ये पर्टिकुलरली ऑर्डर्स हैं और इन ऑर्डर्स को जो है आपको ध्यान रखना ही होगा इसी सीक्वेंस में अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो।
यू हैव टू रिमेंबर कि इसमें जो है कौन सा प्लस आई होता है, कौन सा माइनस आई होता है, व्हाट इज द मतलब स्ट्रेंथ ऑर्डर की इसमें जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, ये ध्यान रखना है, स्पेशली एनसीईआरटी एग्जाम्पल। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये तो हमारा इंडक्टिव है। इंडक्टिव एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, 3-4 कार्बन एटम के बाद ये खत्म हो जाता है। इट विल डिपेंड ऑन द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कि किस तरीके का जोड़ेगा। इसमें 2 तरीके के होते हैं, प्लस आई और माइनस आई, ऑब्वियस ही बात है। अब देखो इंडक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि जैसे हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज है और यहाँ पे कार्बन है, तो यहाँ पे अगर मैं फ्लोरीन जोड़ दूंगा तो फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए हमें ऐसे ग्रुप की जरूरत पड़ेगी विच विल डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम करे इसकी। तो अगर हम कोई भी माइनस आई वाला ले लेंगे तो माइनस आई वाले जो है स्टेबिलिटी को क्या करेंगे कैटायन के लिए, तो स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन के लिए अगर हम इसको लिखेंगे तो ये डिक्रीज करेंगे। ओके, तो वहीं जो है अगर हम बात करें प्लस आई वालों की, तो प्लस आई वाले क्या करेंगे, तो प्लस आई वाले इंक्रीज करेंगे क्योंकि उनकी जो है एबिलिटी क्या इलेक्ट्रॉन देने की है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो है कैटायन के बारे में स्टेबिलिटी में अगर हम ये बोल सकते हैं, तो सिमिलरली एनायन के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, तो एनायन के बारे में सिंपली हम बोल सकते हैं कि फॉर द एनायन इन शॉर्ट अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे अगर फ्लोरीन होगा तो इट विल विदड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नेगेटिव चार्ज, और जितना ज़्यादा एक्युमुलेशन कम करेगा नेगेटिव चार्ज का उतनी इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो माइनस आई वाले जो है स्टेबिलिटी को क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे। ओके, और वहीं जो है प्लस आई वालों की बात करेंगे एनायन के लिए, फॉर एनायन, तो वी विल से दैट की स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करेंगे। अब देखो इसमें एक पॉइंट और है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, और पॉइंट ये है कि अगर हम एसिडिटी और बेसिसिटी की बात करते हैं तो फॉर द एसिड कि फॉर एसिड ओके स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे डिपेंड करता है, और कॉन्जुगेट बेस जो है वो कैसी स्पीसीज होता है, एनायन होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एनायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएंगे, माइनस आई वाले। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी भी एसिड के साथ माइनस आई वाले ग्रुप होंगे तो उसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो डेफिनेटली जो है एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या बढ़ेगी। तो माइनस आई वाले जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या है बढ़ाएंगे, या इन अदर वे यू कैन सिंपली से दैट कि ये जो है माइनस आई ग्रुप जो है एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेंगे, सॉरी इंक्रीज करेंगे। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है माइनस आई ग्रुप जो है इंक्रीज करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लस आई वाले जो है क्या करेंगे, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को जो है क्या करेंगे डिक्रीज करेंगे। तो अगर ये ऐसा ऑर्डर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए मिल रहा है तो जस्ट रिवर्स ऑफ दैट विल बी फॉर द बेसिक स्ट्रेंथ, कि बेसिक स्ट्रेंथ में माइनस वाले घटाएंगे और प्लस वाले जो है इंक्रीज करेंगे। ओके, तो ये जो है इसमें इन शॉर्ट क्लियर हो गया। तो अब जो है क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा प्लस आई ग्रुप है। ओके, क्विकली जो है इसको रेस्पॉन्ड करिए कि कौन सा आंसर होना चाहिए इसमें, कि कौन सा जो है प्लस आई ग्रुप होगा इनमें। तो डी इज द राइट आंसर। यहाँ तो क्लियरली जो है हम समझ सकते हैं OH है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन से कनेक्शन है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप की बात हो रही है क्योंकि ये ग्रुप है ये, और इसको भी जो है हमने किस में लिखा था, माइनस आई में। तो डेफिनेटली हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी वाला। ओके, CH3 विल बी द राइट आंसर। ओके, तो ये लगभग सभी को क्लियर भी है। अब जो है इसके बाद जैसे फर्दर हम बात करते हैं, माइनस आई ग्रुप की बात करा और स्ट्रॉन्गेस्ट पूछ रहा है कि कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ठीक है, तो इसमें बताओ कि कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है माइनस आई ग्रुप होगा। लिस्ट मैंने अभी जो है आपको एक बताया था जिसके बेसिस पे जो है आपको इसको ऑब्जर्व करना है। तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि विच विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई ग्रुप। ए ऑप्शन जो है डेट इज करेक्ट, NR3+ वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल जा रहा है इसमें हमें। ओके, तो इसलिए जो है यहाँ पे ये जो है सबसे ज़्यादा जो है इसका प्लस आई सॉरी माइनस आई नेचर होगा। इसके बाद जो है हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा रेजोनेंस को इन्वॉल्व किया गया है। ओके, तो इसमें जो है रेजोनेंस की बात हो रही है, लेकिन रेजोनेंस की बात हो रही है तो थोड़ा सा पहले रेजोनेंस को समझ लेते हैं कि रेजोनेंस एग्जैक्टली है क्या, जो सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, और कैसे जो है हम उसको डिफाइन करेंगे और क्या उसका रोल है। जैसे रेजोनेंस की बात करें तो यू कैन से दैट कि मोस्ट डोमिनेटेड और पावरफुल इफेक्ट है।
जैसे हमारे पास कई सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हैं, बट इन दिस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जब हम बात करेंगे कि कौन ज़्यादा सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है या किसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा कंसीडर करना है, जैसे लेट सपोज दैट किसी मॉलिक्यूल में इंडक्टिव भी हो रहा है, रेजोनेंस भी हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा हम प्रेफरेंस किसको देंगे? तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे? रेजोनेंस को देंगे। तो रेजोनेंस की प्रायोरिटी बाकी सब पे ज़्यादा आती है, मतलब ऊपर आती है उससे। तो इन द रेजोनेंस इफ यू वांट्स टू फिगर आउट कि व्हाट इज रेजोनेंस, तो रेजोनेंस का जो है हल्का फुल्का आइडिया आपको होगा ही ऑलरेडी। और बेसिकली अगर उसमें मैं इन सिंपल सेंटेंस में अगर उसको वाइंड अप करूं तो हम ये बोलते हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल को एक से ज़्यादा लेविस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो जितने भी ये पॉसिबल लेविस स्ट्रक्चर्स होंगे डेट इज नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, तो इन शॉर्ट वी कंसिडर कि इफ ए मॉलिक्यूल कैन रिप्रेजेंट बाय मोर देन वन लेविस स्ट्रक्चर देन दीज लेविस स्ट्रक्चर्स आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, तो इसी फिनोमिना को भी जो है हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे रेजोनेंस की बात अगर हम करेंगे तो रेजोनेंस में सबसे पहली चीज तो ये कि हेयर ओनली डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइज होंगे। जैसे वर्ड जैसे फोकस करोगे ना, डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड का मतलब क्या होगा? तो डीलोकलाइज्ड का मतलब बहुत सिंपल है कि हमारे इलेक्ट्रॉन की लोकेशन फिक्स नहीं है, वो मूव कर रहे हैं, एटम मूव नहीं कर रहे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस, और पाई इलेक्ट्रॉन का ही जो है डीलोकलाइजेशन होगा। और इसमें रेजोनेंस की अगर हम बात करेंगे कि ज़रूरत क्या थी और क्यों जो है इसकी नीड थी, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू स्टडी फॉर द कार्बोनेट आयन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, जैसे कार्बोनेट आयन की बात करते हैं, इसमें अगर हम मार्क कर लें दिस इज द फर्स्ट ऑक्सीजन, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें जो बॉन्ड लेंथ की, कि कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है बिटवीन 4 to 1 और वहीं जो है कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ बिटवीन 4 to 3, और वहीं जो है अगर हम कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ की बात करें 4 to 2, तो इन सारी बॉन्ड लेंथ्स में अगर हम कंपैरिजन करें कि क्या ऑर्डर होना चाहिए, तो ये सिंपली नोटेड कि ऑल बॉन्ड लेंथ्स विल बी इक्वल्स, तो सारी बॉन्ड लेंथ बराबर होगी। बट ये हमें पता कैसे चला, ये हमें आइडिया कैसे लगेगा कि सारी बॉन्ड्स लेंथ जो है वो इक्वली होने वाली है यहाँ पे? तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल हमने रिप्रेजेंट किया है, ये इसका एक लेविस स्ट्रक्चर है, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन सम अदर वे, और जो वो दूसरा वे है उसी को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, कि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड की पोजीशन है उसको हम चेंज कर सकते हैं, ऑक्सीजन के एटम को वहीं रखना है, ठीक है, ये 1 2 3 जो थे वैसे के वैसे ही है, और फिर से जो है हम इस पाई बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं इधर, तो यहाँ पे लेके आ सकते हैं इसको। तो ऑक्सीजन जो है मैंने वही का वही रखा है, बट जो है पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी। तो सिंपली यू कैन से दैट कि दीज पाई बॉन्ड्स आर शेयर्ड इक्वली विद ऑल ऑक्सीजन बॉन्ड, ये जो है सारे ऑक्सीजन के साथ इक्वली शेयर हो रहा है, सबके साथ इक्वली शेयर हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द बॉन्ड लेंथ ऑफ दिस कार्बन ऑक्सीजन, देन यू विल गेट दैट कि द बॉन्ड लेंथ विल बी बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड, कि यहाँ पे जो है बहुत ही मिसलेनियस टाइप का, जैसे केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ते तो केमिकल बॉन्डिंग में हमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया जाता है, एमओटी पढ़ाया जाता है, लेकिन कहीं पर भी हमें जो है फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर की बात नहीं की जाती है। तो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है कि हमारी जो बॉन्ड लेंथ है डेट विल बी बिटवीन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। एंड हाउ इज इट पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है क्या? जैसे इसकी अगर हम बात भी करें कि ऐसा जो है एक्चुअल में कैसा हो गया ये, तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन हमें मिला कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो तो ना तो सिंगल बॉन्ड के बराबर ना ही वो डबल बॉन्ड के बराबर है, दैट इज इन बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड। तो अगर वो सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में, तो इसको एक्सप्लेन कैसे करें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट द ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू द मैनी मॉलिक्यूल्स लाइक दिस, ओजोन हो गया, उसके अलावा जैसे हमारा कॉन्जुगेट बेस हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का, बेंजीन हो गया, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें ऐसा हो रहा है। और उन मॉलिक्यूल्स में हम देखेंगे कि इस तरीके की जो सिचुएशन हो रही है, उस सिचुएशन की वजह से जो है हमारी जो बॉन्ड लेंथ है वो काफ़ी वेरी कर रही है, इनफैक्ट जो है स्टेबिलिटी काफ़ी वेरी कर रही है, इन अदर वे यू कैन से कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी वेरी कर रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो वेरी कर रही हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर एक आइडिया जनरेट किया गया है, एंड दैट आइडिया इज नोन एज रेजोनेंस। अब ये जो रेजोनेंस है इसमें जो है जैसे मैंने बोला कि ओनली डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस, एटम की पोजीशन वही रहेगी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन आर मूविंग बिटवीन कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड, कि यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, लेकिन ये इनकी पोजीशन एज इट इज सेम है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब जो रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, तो रेजोनेंस जो है वो कैसे ऑपरेट होगा, ठीक है, किस तरीके से ऑपरेट हो सकता है, या क्या क्या हमारी कंडीशन है रेजोनेंस को ऑपरेट करने के लिए,
तो इन शॉर्ट अगर समराइज में बोलूँ तो रेजोनेंस लगाने के लिए मॉलिक्यूल का प्लेनर होना बहुत ज़रूरी है कि मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। जैसे लेट्स सपोज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द बेंजीन, तो बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में जो है यहाँ पे ये एक प्लेनर रिंग है, तो ये प्लेनर रिंग है तभी जो है डीलोकलाइजेशन होगा। प्लेनर, अच्छा इसमें जैसे कभी क्वेश्चन जैसे माइंड में रहता है कि प्लेनरिटी की बात क्यों हो रही है, क्यों हम प्लेनरिटी की बात करें, प्लेनर ही क्यों ले रहे हैं, कुछ और भी तो ले सकते थे। तो प्लेनर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें डीलोकलाइजेशन कराना है इलेक्ट्रॉन्स का। तो अगर ऑर्बिटल प्लेन में होंगी तभी तो डीलोकलाइजेशन हो पाएगा, मूवमेंट हो पाएगा। अगर एक ऑर्बिटल नीचे होगी दूसरी ऊपर होगी तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा नहीं ऊपर की तरफ। तो डेफिनेटली यू कैन सिंपली से डेट कि यहाँ पे जो है इसका प्लेनर होना बहुत ही जरूरी है रेजोनेंस के लिए। उसके अलावा जो है कॉन्जुगेशन में होने चाहिए, ठीक है। कॉन्जुगेशन का मतलब यू कैन सिंपली से कि ऑल्टरनेटिव जो है पोजीशन होनी चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो नेटवर्क है वो ऑल्टरनेटिव होना चाहिए ताकि वो डीलोकलाइजेशन हो सके। बट इसके अलावा भी जो है कई और तरीके जिसमें डीलोकलाइजेशन की पॉसिबिलिटी है, जैसे ऑल्टरनेटिव पाई बॉन्ड हो सकता है, जैसे ये है। तो यहाँ पे जो है डीलोकलाइजेशन की पॉसिबिलिटी होगी कुछ इस तरीके से, यू कैन सिंपली से डेट। तो इसका जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यू कैन ड्रॉ समथिंग लाइक दैट कि दिस विल बी दिस। On the other hand, if you want to draw the resonating structure, then you can also consider the carbocation, resonance with double bond. तो यहाँ पे इसको consider कर सकते हो in that way. You will move this particular pi electron into this direction, so you can write it something like this. So positive charge will be shifted into this direction. So similarly, you can write the pi electron can be in the conjugation with the negative charge. कि pi electron जो है negative charge के साथ भी conjugation में हो जाएगा और वहाँ पे ये जो है फिर किधर मूव करेगा, अवे फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज, एंड दिस विल डिकोलाइज इन दिस डायरेक्शन, देन यू विल से डेट कि दिस विल बी लाइक दिस। तो ये हो जा रहा है। उसके साथ जो है यू कैन से डेट कि यहाँ पे डीलोकलाइजेशन में जो है रेडिकल्स भी हो सकते हैं, तो रेडिकल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो रेडिकल्स के इन्वॉल्वमेंट की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स कैन डीलोकलाइज्ड विद द रेडिकल एज वेल। तो यहाँ पे देखो रेडिकल के साथ होगा तो हम इसमें होमोलाइटिक क्लीवेज को कंसिडर करेंगे, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो दिस विल बी लाइक दिस। तो यहाँ पे भी जो है हमने पाई इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व किया। इसके अलावा इसमें इतना ही नहीं, इसके अलावा जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स को जो है वी कैन आल्सो यूज नाइट्रोजन एज ए लोन पेयर। ओके, तो हियर यू कैन सिंपली से डेट कि इट विल डिकोलाइज इन दिस एंड दिस विल डिकोलाइज इन दिस डायरेक्शन। तो ये भी कॉन्जुगेशन का ही एक एग्जाम्पल है। एंड हियर नाइट्रोजन इज डोनेटिंग इस इलेक्ट्रॉन पेयर, तो डेफिनेटली इट विल हैव फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव। तो ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन होगी। देन आफ्टर इफ वी विल गोइंग टू राइट इन अदर वे like this, तो here the boron have the vacant orbital, तो definitely यहाँ पे delocalization जब होगा तो this will generate something like this, and boron जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज नेगेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव आएगा। एंड देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी, तो उसमें जो है सिर्फ पाई बॉन्ड जनरेट होता है, और वो ये है कि यहाँ पे इसके पास जो है लोन पेयर, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इनके बीच में जो रेजोनेंस होगा, जो बैक बॉन्डिंग का भी एक रूप है, राइट, उसको बैक बॉन्डिंग का भी एक टाइप जो है हम बोलते हैं। तो सिंपली यू कैन राइट कि इट विल बी लाइक दिस, NH2 and BH2, and boron will have the formal charge negative and nitrogen will have formal charge positive। तो इन तरीकों से जो है आप रेजोनेंस को लगा सकते हो। बट रेजोनेंस लगाते वक्त जो है कुछ कंडीशंस को ध्यान रखना होता है। यू हैव टू रिमेंबर सम पॉइंट्स, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या है, तो पॉइंट्स की बात यह है कि वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने चाहिए। वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब कि जैसे मतलब यू कांट मेक नाइट्रोजन पेंटावेलेंट। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें इसकी, ये हमारे पास जो है एक मैं स्पीसीज आपको जनरेट कर देता हूँ जिससे आपको एक क्लियर हो जाएगा कि वैलिड लुईस स्ट्रक्चर बनाने का क्यों हम लिख रहे हैं पॉइंट। तो जैसे हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है, राइट, जैसे ये हमारे पास एक सबस्टांस है। अब इस सबस्टांस में जो है आप इन दोनों को अगर डीलोकलाइज कर दोगे, लेट्स सपोज दैट कि आपने इन दोनों को जो है डीलोकलाइज करके बॉन्ड बना दिया, एंड यू विल राइट समथिंग लाइक दैट कि आपने जो है कुछ इस तरीके का जनरेट कर दिया। ओके, तो ये जो है कंप्लीटली इनवैलिड है। ये जो हमने लिखा है ये कंप्लीटली इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यू कैन क्लियरली स्टेट कि ये पेंटावेलेंट हो गया, और ये तो पेंटावेलेंट हो ही नहीं सकता, राइट। नाइट्रोजन जो है 4 से ज़्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। सो यू आर नॉट अलाउड टू डू सो समथिंग लाइक दैट कि आप जो है नाइट्रोजन को पेंटावेलेंट नहीं कर सकते। तो नाइट्रोजन को पेंटावेलेंट नहीं कर सकते तो इस तरीके की सिचुएशन हो नहीं सकती। तो यू हैव टू डू द वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन।
एंड द सेकेंड कंडीशन इज दैट द नेट फॉर्मल चार्ज या नेट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी सेम इन ऑल स्पीसीज। जैसे इसका मतलब क्या है, तो इसका मीनिंग ये है कि जैसे लेट्स सपोज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, तो हमने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, डीलोकलाइजेशन किया बाई इलेक्ट्रॉन को, एंड दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, ये कुछ इस तरीके की कंडीशन जो है जनरेट कर दिया। तो यहाँ पे नेट चार्ज कितना है 0, और इसमें भी नेट फॉर्मल चार्ज कितना 0, तो डेट विल अवर कंडीशन। एंड द अनदर थिंग इज दैट कि अगर आप चाहो कि इसमें होमोलाइटिक क्लीवेज इसका कर रहे हो, तो होमोलाइटिक क्लीवेज करके आपने ये जनरेट कर दिया, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो डेट इज नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं है। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो दैट इज नॉट वैलिड। तो यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट कि नेट फॉर्मल चार्ज सेम होना चाहिए सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, नेट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की नंबर्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि हाउ वी विल डिसाइड द कंट्रीब्यूशन, कि विच इज मोर कंट्रीब्यूटिंग एंड विच इज लेस कंट्रीब्यूटिंग, तो उसके लिए भी जो है हमारे पास एक सिंपल सा ऑर्डर है जिसको हमें ध्यान में रखना होता है, ठीक है। उस ऑर्डर की अगर हम बात करें कि क्या ऑर्डर होगा, ठीक है, तो उस पर जैसे डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले जो है जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसको आपको आंसर करना है, जो कि रेजोनेंस से ही इंस्पायर्ड है, और हमने उस पर एनफ डिस्कशन कर लिया रिलेटेड टू डेट। तो जस्ट टेल मी कि इसमें जो है कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ओके, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो यहाँ पे इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और उन्हीं की बात हो रही है, राइट, उन्हीं की पॉसिबली जो है डिस्कशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो है ये हमारा फॉर्मेट आयन है, राइट, और फॉर्मेट आयन जो है इसी का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा जिसमें ये नेगेटिव चार्ज जो है इस डायरेक्शन में डिक्लाइज होगा, दिस विल शिफ्ट इनटू दिस, तो यू कैन सिंपली राइट इट लाइक दिस, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ डैट यू कैन सिंपली से डैट कि दोनों के पास ही पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, तो इसलिए जो है करेक्ट आंसर जो है क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है स्टेबिलिटी की बात हो रही है, तो स्टेबिलिटी में जो है कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं हालांकि, बट उसमें से कुछ चीज़ों को जो है हम कंक्लूड करेंगे। तो अगर आप इसका आंसर दे सकते हैं तो दे, अदरवाइज जो है इसमें स्टेबिलिटी को डिस्कस करने से पहले, ठीक है, कुछ चीज़ें जो रेजोनेंस पे डिपेंड करती है, जैसे आपको पता है कि रेजोनेंस कहीं पे भी ऑपरेट होगा तो रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी जो है सबसे ज़्यादा आएगी बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस है तो, और अगर रेजोनेंस नहीं है तो देन इट विल बी सीन विद रिस्पेक्ट टू अदर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लाइक हाइपर कॉन्जुगेशन से देख सकते हैं, इंडक्टिव से देख सकते हैं, उन सब से देख सकते हैं, लेकिन वी विल डिसाइड द स्टेबिलिटी एंड ऑल दैट थिंग विद रिस्पेक्ट टू द रेजोनेंस फर्स्ट। तो रेजोनेंस को कंसीडर करके अगर हम इसके आंसर को जनरेट करने की बात करें तो कौन सा जो है हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए इसमें, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या सही आंसर होना चाहिए। ये करेक्ट ऑप्शन भी है डी वाला, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर हम देखेंगे थर्ड वाले में, तो थर्ड वाले में रेजोनेंस इन्वॉल्व हो रहा है और रेजोनेंस के साथ साथ हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है। थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा ही ऑलरेडी, ओके, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट डेट कि अगर हम कुछ आगे वाला पार्ट बोल रहे हैं कभी, ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया तो रहना ही चाहिए। तो यहाँ पे CH3 से हाइपर कॉन्जुगेशन, इसके साथ रेजोनेंस, और यहाँ पे ये रेजोनेंस में होंगे तो डेफिनेटली जो है थर्ड के बाद सेकेंड को लेंगे हम। देन आफ्टर उसके बाद अगर हम बात करें बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ, तो फर्स्ट में जो है डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के रेडिकल है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर ही रेडिकल है, तो इट विल सफर रिपल्सन फ्रॉम द पाई इलेक्ट्रॉन, तो डेफिनेटली इट विल हैव द लीस्ट स्टेबिलिटी। तो डेफिनेटली यहाँ पे देखो फर्स्ट को हमने सबसे कम लिखा है, उससे ज़्यादा फोर्थ को, और इन दोनों में तो क्लियर ही है कि ये जो है सेकेंड देन आफ्टर थर्ड, तो थर्ड जो है वो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला। इसके बाद जैसे अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि यहाँ पे जैसे रेजोनेंस की बात हो रही है, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा जो है वो एक दूसरे के रिलेटिव रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो आपको दो दो चीज़ें दी गई हैं और उसके बेसिस पे जो है आपको आंसर करना है कि कौन सा जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है एक दूसरे के रिलेटिव। तो क्विकली जो है इसको रेस्पॉन्ड करिए कि कौन सा जो है एक दूसरे के रिलेटिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। बहुत इजी है ये क्वेश्चन भी, ओके, इसका भी आंसर देना इजी है रेजोनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो यहाँ पे तो क्विकली आप देख सकते हैं कि इसको जो है हम नीचे डीलोकलाइज करेंगे और स्पाई इलेक्ट्रॉन को इधर माइग्रेट करेंगे, तो डेफिनेटली दे विल बी द रेजोनेटिंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। और यहाँ पे साइक्लिक रेजोनेंस का यूज हो रहा है। यहाँ पे अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन को जो है इस तरफ माइग्रेट करेंगे तो डेफिनेटली इट विल जनरेट इनटू दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, एंड हेयर यू कैन सिंपली से डेट कि अगर हम इसमें इस रिंग को ब्रेक करते हैं और इसको इस तरफ से जो है ब्रेक करते हैं तो डेफिनेटली 3 की रिंग है अनस्टेबल होती है बिकॉज ऑफ द एंगल स्ट्रेंथ, तो वी कैन इजीली ब्रेक दैट। तो इस तरीके की सिचुएशन हो जाएगी, तो ये बन जाएगा। एंड इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दैट इज क्वाइट इजी, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन पेंटावेलेंट कर दिया, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि हमसे पूछा गया डज नॉट रिप्रेजेंट, तो डज नॉट रिप्रेजेंट में जो है यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ओके, तो डी विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे देखो इसमें इस क्वेश्चन से आपको साइक्लिक रेजोनेंस के भी जो है एग्जांपल्स मिल गए। यहाँ पे देखो साइक्लिक रेजोनेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, इस पर्टिकुलर ऑप्शन में भी साइक्लिक रेजोनेंस इन्वॉल्व है और इसमें भी साइक्लिक रेजोनेंस इन्वॉल्व है। तो इससे जो है कॉन्सेप्ट एनहांस हो रहे हैं, नए नए एग्जांपल्स देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो आपने जो है सिंपल रेजोनेंस की फॉर्म देखी होगी, लेकिन यहाँ पे देखो साइक्लिक रेजोनेंस की फॉर्म भी इन्वॉल्व है कि हम जो है किसी रिंग को ब्रेक भी कर सकते हैं और रिंग का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, और 3 की रिंग में इजिली कर सकते हैं बिकॉज द 3 मेंबर्ड रिंग हैव सम एंगल स्ट्रेन, नॉट सम, मतलब मोस्ट एंगल स्ट्रेन होता है इसमें ऑब्वियसली, जिसकी वजह से इसको आसानी से ब्रेक किया जा सकता है। अब इसके बाद जैसे इसकी बात करते हैं, ओके, तो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटर की बात हो रही है। तो कॉन्ट्रीब्यूटर में जो है सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि कॉन्ट्रीब्यूशन की जब बात करते हैं तो इन द कॉन्ट्रीब्यूशन देयर आर सम रूल्स। तो रूल्स को आप जो है केयरफुली सुन ले पहले, तो ठीक है, और उसको हो सकता है तो आप इन शॉर्ट जो है उसको नोट डाउन भी कर ले। द फर्स्ट रूल इज दैट कि जिसमें जो है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा होंगे, द स्ट्रक्चर विच हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विल बी मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग, दैट इज अकॉर्डिंग टू द प्रियोरिटी। इस रूल की प्रियोरिटी सबसे पहली होगी कि जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा होंगे उसकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। देन आफ्टर द सेकंड मोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रियोरिटी, जो दूसरा रूल है, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच द ऑक्टेट्स आर कंप्लीट, जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट हों, पूरी तरीके से भरे हों, वो जो है फिर हमारा मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग हो जाएगा। देन आफ्टर द थर्ड इज दैट इफ वी आर डूइंग द चार्ज सेपरेशन, और मतलब चार्ज सेपरेशन से मतलब है कि अगर हम किसी बॉन्ड को तोड़ रहे हैं या कहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव आ रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे द स्ट्रक्चर इन विच द पॉजिटिव चार्ज इन द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड द नेगेटिव चार्ज ऑन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस तरीके की सिचुएशन अगर है तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा रिलेटिवली अदर। और उसके अलावा किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर सिमिलर एटम्स पे जो है, सॉरी नॉट सिमिलर एटम, एडिशन एटम पे अगर सेम चार्ज आ जा रहा है तो वो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो उसके बेसिस पे जो है अगर आपसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए कि क्या आंसर होना चाहिए इसका, ओके, तो जस्ट टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। केस में जो है पूछा जाए कि राइट जो है वो मेजर रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर हो, तो किस में जो है राइट वाला जो है मेजर रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर। एंड द वन मोर थिंग इज दैट कि चार्ज सेपरेशन वाला जिसमें मतलब बॉन्ड तोड़ रहे हैं वो सबसे मतलब वो कम ही होता है, चार्ज सेपरेशन वाला ओरिजिनल मॉलिक्यूल से कम ही कंट्रीब्यूशन रखता है। बहुत आसान भी है इसमें जो है इसको, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकली जो है स्ट्रॉन्ग भी है क्वेश्चन, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग ये है, सब में चार्ज सेपरेशन है, फिर भी वी आर सेइंग दैट कि राइट हैंड साइड वाला स्ट्रक्चर ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग हो, फिर भी आपसे सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चार्ज सेपरेशन सब में, मतलब ये जो है जितने भी राइट हैंड साइड वाले बनाए गए हैं सब चार्ज सेपरेशन पे बनाए गए, मतलब सब जो है मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग तो कोई नहीं हो सकता था। इन सिंपल रूल्स के अकॉर्डिंग जो है इनको मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग नहीं ले सकते थे क्योंकि सब चार्ज सेपरेशन वाले, बट स्टिल देयर इज वन मोर ऑप्शन जिसमें कि राइट वाला जो है ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग है, तो उसका कौन सा आंसर लेंगे। तो इस ऑप्शन को देखेंगे अगर हम ध्यान से इस वाले को, तो यहाँ पे देखो कि ये जो चार्ज सेपरेशन है, तो ये जो स्पीसीज है इट इज एरोमेटिक, ये एरोमेटिक हो जा रहा है, और एरोमेटिक जो है वो काफी स्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ दिस एरोमेटिक करेक्टर। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे चार्ज सेपरेशन में, दिस विल हैव द हायर कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू दिस, ओके, तो इसलिए जो है हम इसको ले रहे हैं। तो सही आंसर जो है यहाँ पे क्या होगा, सी वाला, सी इज द राइट आंसर। रीजन क्या है, क्योंकि ये जो है एरोमेटिक हो जा रहा है, ओके। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो इसमें आगे फर्दर हम ऐड करेंगे इन द टुमारो क्लास। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, ओके। तो इसमें जो है नेक्स्ट कल जो है हम स्टडी करेंगे, रेजोनेंस को ही कंटिन्यू करेंगे और इसमें और भी चीज़ों को ऐड करेंगे।
ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।